मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न। आज से शुरू होगा बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। मंत्री गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। पायलट गहलोत का झगड़ा सुलझा। राहुल गांधी ने करीब 4 घंटे तक दोनों नेताओं से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी को समर्थन पर भी बनी बात। अमित शाह का इम्फाल दौरा। मणिपुर ताजा हिंसा में 5 की मौत, 40 से ज्यादा उग्रवादी भी ढेर। बिगड़े हालात पर सीएम ने की बैठक। सीएम धामी करेंगे मीडिया संवाद। जनता के सामने रखेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। महाजनसंपर्क अभियान में गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली के यूपी भवन का कमरा नंबर 122 सील। 3 अधिकारी हुए सस्पेंड। यूपी भवन में एक महिला के साथ यौन शोषण के मामले पर एक्शन। गंगा दशहरा पर घाटों पर आस्था की डुबकी। यूपी से उत्तराखंड तक दिखा है आस्था का सैलाब। आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी मां गंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। देश भर में आज मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। गंगा के घाटों पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है गंगा दशहरा का पर्व। आपको बता दें कि इस बार गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग। गंगा के घाटों पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है गंगा दशहरा का पर्व। इस बार गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग। त्योहार को लेकर के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पुण्य स्नान के लिए बड़ी संख्या में घाटों पर जुटे श्रद्धालु। काशी से लेकर के कानपुर तक गंगा स्नान को जुटे श्रद्धालु। आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी मां गंगा। देश भर में आज मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। गंगा के घाटों पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है गंगा दशहरे का पर्व। इस बार गंगा दशहरे पर हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग। त्योहार को लेकर के घाटों पर उमड़ा है जन सैलाब। पुण्य स्नान के लिए बड़ी संख्या में घाटों पर जुटे श्रद्धालु। तो आपको बता दें कि आज के दिन धरती पर अवतरित हुई थी मां गंगा। गंगा के घाटों पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। देश भर में आज मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है गंगा दशहरा का पर्व। गंगा के घाटों पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। इस बार गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग। ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है गंगा दशहरा। इस बार गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग।
देश भर में आज मनाया जा रहा है गंगा दशहरे का पर्व। त्योहार को लेकर के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुण्य स्नान के लिए बड़ी संख्या में घाटों पर जुटे हैं श्रद्धालु। इस बार गंगा दशहरे पर हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग। आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है गंगा दशहरा का पर्व। कहा जाता है कि मां गंगा आज के दिन अवतरित हुई थी। विक्की डे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े इस पर बात करने के लिए। विक्की डे हमारे संवाददाता हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। विक्की, जिस तरीके से आज जो है विक्की आज जिस तरीके से जो है लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, गंगा दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ हालात है वाराणसी में? विक्की, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। विक्की, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। हेलो जी विक्की, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी विक्की जी, आपको बता दें कि जी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को 10वीं तिथि को मनाए जाने वाला ये पर्व गंगा दशहरा जो आज मनाया जा रहा है वाराणसी समेत सभी जिलों में। तो कह सकते हैं कि जैसे कि वाराणसी में भी आपको दिखाना भी चाहेंगे, इस समय मैं मौजूद हूँ 80 घाट पे। यहाँ पे जो है भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग 4 बजे भोर से ही आए हैं वाराणसी में यहाँ पे नहान करने के लिए, क्योंकि आज का दिन जो है दान पुण्य और स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो इसी के चलते जो है आज वाराणसी में बड़ी संख्या में ये 80 घाट कह लीजिए, चाहे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट कह लीजिए, सभी घाटों पे जो है भीड़ बहुत अधिक है, श्रद्धालु आए हुए हैं। तो सुबह से दर्शन किया। और आज के दिन कहा जाता है, माना जाता है ऐसा कि आज के दिन गंगा जो है भागीरथ जो थे वो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। और आज ही के दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। आज ही के दिन गंगा अवतरण एक विशेष गंगा आरती होती है गंगा पूजन के साथ, और भक्त जो है आज दान पुण्य भी करते हैं। और माना जाता है कि आज के दिन जो है 10 चीजों की दान की जाती है, और हर चीज में 10 का जो है संख्या इसको सीमित रखा जाता है, क्योंकि आज गंगा दशहरा रूप में मनाया जाता है। जैसे कि नमक हो गया, शक्कर हो गया, अन्न हो गए, वस्त्र हो गए और सोने के आभूषण हो गए। इस चीजों सभी चीजों के दान करने से भक्त को मनचाहा फल मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो लोगों का ऐसा मानना है। और इस समय वाराणसी में जो है इस समय सुबह से ही लोग नहा रहे हैं, और प्रशासन की व्यवस्था की जाए सुरक्षा के लिहाज से, तो प्रशासन भी चप्पे चप्पे पे लगी हुई है, लोगों को ध्यान रख रही है, कोई ज्यादा गहरे पानी में न जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एनडीएफ टीम द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है पानी में, कि कोई गहरे पानी में न जाए।
किसी तरह की कोई डूबने की कोई बात ना सामने आए, सभी का ध्यान रखा जा रहा है जी। ये देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि भारी संख्या में पूरा जनसैलाब जो है वहां पर उमड़ पड़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से वहां पर सुचारू की गई है? जी बिल्कुल, बता दें जो रास्ते घाटों की तरफ जाते हैं वहाँ चौराहे चौराहे पे बैरिकेटिंग कर दिया गया है। वहाँ से रूट को डाइवर्जन कर दिया है कि घाट की तरफ किसी को नहीं आना है, बड़ी गाड़ी कोई नहीं आएगी, केवल दो पहिया वाहन को आने की अनुमति दी जा रही है। जो पैदल चले आ रहे यात्री, जिसको पहले बाहर से भी लोग आए हैं नहाने के लिए, श्रद्धालु जो है गंगा में आस्था रखते हैं अपनी, वो श्रद्धालु द्वारा एक लंबी कतार के साथ, तो वहां से वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया हर चौराहे से जो रास्ता घाटों की तरफ जाती है। और बात करें घाट पे, इस समय प्रशासन की जो सुरक्षा के लिहाज से रस्सी से बैरिकेटिंग भी किया गया है, एक बांस से बैरिकेटिंग किया गया कि आप कतारबद्ध तरीके से नीचे उतरे, कोई भीड़ की भगदड़ उगदड़ की कुछ तरह की कोई घटना ना हो, इसका खास ध्यान रखे। अनाउंसमेंट लगातार हो रही है यहाँ पे कि किसी तरह की कोई गहरे पानी में, ज्यादा गहरे पानी में न जाए, जहां तक जो बांस बांध दिए गए हैं पानी में, वहीं तक आप स्नान करें आस्था के रूप में। ज्यादा गहरे पानी के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा भी ज्यादा उचित है कि आज का दिन जो गंगा दशहरा है इसमें कोई अनहोनी ना हो। तो त्योहार को जो है बहुत सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है जी। जी विक्की, जिस तरीके से आपने बताया, आप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से जिस तरह जहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर ऋषि सेंगर हमारे साथ, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। और आपको बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें कि क्या कुछ पुलिस की प्रक्रिया है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारे 4 बैरियर जो वर्क करेंगे और इसमें हमारे 5 थानों का जो फोर्स है वो लगा हुआ है, और सारी जो तैयारियां हैं वो सारी पूर्ण कर ली गई हैं। जो घाट पे जो बैरिकेडिंग और जो रस्सी वाली व्यवस्था है, और प्लस CSTV जो लगातार अपने बोट के साथ में राउंड ले रही है। और कल भी हमने जो घाट पे 10 बोट जो प्राइवेट बोट है उनको भी डिप्लॉय किया है। कैसे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, कोई भी घटना हो सकती है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ट्रैफिक की भी व्यवस्था जो है वो सुचारू की गई है। डुबकी लगाते वक्त भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई डूबने की कोई घटना ना सामने आ जाए। इसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि हम तमाम जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ऋषि सेंगर हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं फर्रुखाबाद में जिस तरह से जो है श्रद्धालु जो है वो गंगा स्नान करने के लिए वहाँ पर जुट रहे हैं। ऋषि, आपसे बात आप तक पहुँचेंगे हमारे फर्रुखाबाद में क्या कुछ इस समय खबर आ रही है सामने? फर्रुखाबाद में इस समय हालात ये हैं कि पड़ोसी जनपदों से इतनी भारी जनसंख्या उमड़ी है स्नान करने के लिए कि मार्ग सकरे पड़ गए हैं और जाम की स्थिति बनी हुई है। जबकि प्रशासन ने रात 12 बजे से सतर्कता बरती थी, उसके बावजूद भी जाम जगह जगह लग रहा है। जाम की स्थिति निपटना प्रशासन को मुश्किल पड़ रहा है। तो ऋषि, ये माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन वहां पर इतना मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है जितना कि बाकी जिलों में देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद था, पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम किए गए थे और डायवर्जन किया गया था। इसके बावजूद भी अड़ोसी पड़ोसी जनपदों से बहुत भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है, जिससे मार्ग तक सकरे पड़ गए हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है यहाँ। तो ऋषि, माना जा सकता है कि जिस तरह से भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां पर उमड़ पड़े हैं, भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ढीला नजर आ रहा है। जाम की स्थिति से निजात नहीं मिल पा रही है श्रद्धालुओं को, जगह जगह जाम लगा हुआ है। जी ऋषि, किस तरह से जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको गंगा स्नान करने में क्या कुछ तकलीफें कोई सामने आ रही हैं? नहीं, श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ सामने नहीं आ रही, बस जाम का सामना करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को। जी ऋषि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की हम आपसे खबर लेते रहेंगे। आपको बता दें कि जो है तमाम आज पूरे देश भर में गंगा दशहरा का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। तमाम अलग अलग घाटों पर, अलग अलग ज़िलों में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पहुंच करके स्नान कर रहे हैं।
यहीं पर अयोध्या पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले हम बात करेंगे प्रयागराज में, जहां पर राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, जिस तरीके से तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, प्रयागराज का घाट जो है वो काफी माना जाता है, प्रख्यात माना जाता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे वहां से? जी जी, आपसे बता दें कि प्रयागराज के संगम तट है। संगम तट पे आज के दिन जो भीड़ दिखाई दे रही है वो अद्भुत भीड़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक कहावत है, बड़े बूढ़ों ने कहावत कही है कि सोने पे सुहागा वाली बात है। एक तो आज गंगा दशहरा, दूसरे नंबर कि आज बजरंग बली का दिन। लेटे हुए हनुमान जी है, संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी है। और हनुमान जी के तो वहाँ दर्शन करने के बाद वो क्या नाम है, आलोक बाग जल जो है जल दे रहे हैं बजरंग बली को। और वही आज हम जी राहुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी मात्रा में श्रद्धालु जो हैं इलाहाबाद में भी पहुंचे हुए हैं। आज आपको बता दें कि मंगल का दिन यानी कि हनुमान जी का भी दिन है। इसको लेकर के और भी श्रद्धालु जो है काफी गंगा स्नान पर करने के लिए उमड़ पड़े हैं। जी राहुल, बताइए। जी राहुल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, उस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? जी, आवाज पहुंच रही मेरी अब तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी राहुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी जी, बता रहे हैं आपसे कि आज हम जी जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। दर्शकों करीब आके दिखाओ, ये है गंगा मैया का जल के लिए दूरी दूर से, और वही भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कारों के साथ। और यहाँ करीब आकर आने वाले हैं, उनसे ही बात करवाएंगे, क्योंकि ये सुबह से जो चार्जेस ही लगे हुए हैं। कुछ जो दस्तावेजी है जो नहाने वाले हैं, आइए हम उन्हीं से बात करवाते हैं कैसे क्या है। अब अभी जिस जहाँ पे हम खड़े हैं संगम तट, गंगा मैया दर्शकों को दिखाई किस तरह से भीड़ रहा रही है। और वही पे हम कुछ भक्तगण हैं, उनसे भी बात करवाएंगे कि क्या है नजारा, क्या है, क्या नाम है भैया आपका? गंगा मैया की जय। जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा, ये बताओ आज जो पर्व मनाया जाता है प्रयागराज का संगम तट जो है संगम नगरी के नाम जाना जाता है, कैसा मान्यता लेके आए हैं? जी राहुल, जिस तरीके से आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ज्यादा वहां पर भीड़ नजर अभी नहीं आ रही है। क्या आप घाट से अलग है या फिर क्या कुछ वजह है कि इस जगह पर इतने कम लोग दिखाई दे रहे हैं? राहुल से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़ेंगे, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में जो है वो गंगा दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो घाटों पर जुट रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए वहां पर जुट रहे हैं। आस्था का सैलाब जो है वो पूरा जन सैलाब पूरा उमड़ पड़ा है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया है। आरपी सिंह हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ हाल है अयोध्या के, किस तरह से वहां पर। आरपी, आपसे जानेंगे किस तरह से अयोध्या में जो है तमाम श्रद्धालु जो हैं वो गंगा स्नान करने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं, क्या कुछ खबर देना चाहेंगे वहां से? रामनगरी अयोध्या में लाखों के श्रद्धालु सुबह से 4 बजे से डुबकी लगा रहे हैं सैलाब की और का नाम अपने आस्था को धन्य बना रहे हैं। आपको बताते चले आज मंगलवार है, जगह जगह पे लंबे लंबे भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जहाँ पे लाखों लोग आकर श्रद्धालु वहाँ पे भंडारे में शरीक होंगे और उसका लुत्फ उठाएंगे, चाहे घाट हो या हनुमानगढ़ी, हर जगह पे भंडारे का आयोजन किया गया है। हर जगह पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पे डुबकी लगाएंगे। और गंगा दशहरा
जिसके उपलक्ष्य में प्रशासन ने रूट सब डायवर्जन कर दिया। अंदर आने की किसी गाड़ियों की अनुमति नहीं है, जो लोग आते हैं वो पैदल ही आ सकते हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है, क्या बहुत ही भारी संख्या में भीड़ होने के कारण जो है पुलिस जो है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रही है? भीड़ को नियंत्रण कर ले जो यहाँ की यातायात पुलिस है उसने पहले से सब रूट डायवर्जन कर दिए गए। दूरी पे ही गाड़ी रोक दी गई, लोग पैदल आकर के स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर वापस जाकर के जो पार्किंग बनाई गई वहीं पे गाड़ी, क्योंकि पर डे जो 50,000 से 1 लाख आदमी पर डे आ रहे हैं, बाकी जो यात्री बढ़ जाते हैं उसकी बात अलग की है। जी, आरपी, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है, किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है जो गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं? क्या बहुत ही भीड़ होने के कारण उनको स्नान करने में कोई तकलीफ? नहीं, स्नान करने में प्रशासन ने चारों तरफ से व्यवस्था रखी हुई है, जल पुलिस लगाई गई है और आने में जो है जितनी सुविधाएं हैं वो दे रखी है। जगह जगह पर पानी पीने की सुविधाएं, शौचालय, मतलब कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सुटेबल रखी हुई नगर निगम अयोध्या द्वारा। जी, आरपी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे बताने के लिए। आपको बता दें कि तमाम अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं पर श्रद्धालु को कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है तो कोई भी कहीं पर देखा जाए तो भारी भीड़ के चलते भारी ट्रैफिक हो रहा है, जिससे श्रद्धालु को पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ रहा है। तमाम आपको बता दें कि जो है श्रद्धालु जो है आज गंगा स्नान करने के लिए उमड़ पड़े हैं, जिसके मद्देनज़र जल पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। तो आपको बता दें कि देश भर में आज माँ गंगा का जो दशहरा मनाया जा रहा है, जिसके चलते घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि आज माँ गंगा दशहरा पर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं गंगा घाट पर। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर साक्षी मर्डर केस से जुड़ी है, जहां पर शाहबाद डेयरी केस में बड़ा खुलासा भी हो गया है। आपको बता दें दिल्ली से अहम खबर आ रही है, जहां पर शाहबाद डेयरी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। लव ट्रायंगल की वजह से साक्षी की हत्या की गई है। तो अहम खबर, अहम खुलासा को बता रहे, जहां पर लव ट्रायंगल का एंगल भी अब सामने आ रहा है। हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। लड़की पर 16 बार चाकू से हमला किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर हो रहा है कि 16 बार चाकू से हमला किया गया है, साथ ही साथ धारदार चीज से प्रहार की भी पुष्टि हुई है। हमले में टूट गई थी लड़की के सिर की हड्डी। ये मामला इसकी स्पष्टि भी हुई है रिपोर्ट में। आपको बता दें कि पुलिस मामले आरोपी से पूछताछ कर रही है। शाहबाद डेयरी इलाके में एक हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद आरोपी साहिल बुलंदशहर से अरेस्ट कर लिया गया था। आपको बता दें कि आरोपी साहिल को बुलंदशहर से अरेस्ट किया गया था। हत्यारे साहिल ने 4 दिन पहले दी थी धमकी। आरोपी साहिल की आज कोर्ट में पेशी भी होगी। आपको बता दें कि आज आरोपी साहिल की कोर्ट में पेशी होनी है। रिमांड को लेकर के पुलिस हथियार बरामद करेगी। रिमांड को लेकर के पुलिस हथियार बरामद करेगी। अहम खुलासा आपको बता रहे हैं साक्षी मर्डर केस से जुड़ा, जहां पर लव ट्रायंगल का भी एंगल सामने आ गया है। शाहबाद डेयरी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। लव ट्रायंगल की वजह से साक्षी की हत्या हुई है। हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि लड़की पर 16 बार चाकू से हमला किया गया था, साथ ही साथ सिर पर धारदार चीज से प्रहार की भी पुष्टि हुई है। अच्छा, वो कब आया था? दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करके ले गई? आज क्या सुबह 4 बजे आया था। किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई? जी बस आए थे यहाँ पे, पूछा मेरी मम्मी का नाम पूछने के बाद गेट को खटखटाया। फिर मैंने खोला तो बोल रहे थे साहिल है। मैंने हाँ है घर पे। तो बोल रहे थे कहाँ पे है? तो मैंने दिखा दिया। तो बोल रहे थे यहाँ से ले जाते टाइम कि चल भाई यहाँ से। तो बोल रहा था कहाँ चलूँ कि चल तेरे को लेने आए हैं। तो यहाँ से लेके गए। साहिल कितने बजे आपके घर पर आया था और उसने क्या बताया? सुबह 4 बजे आया। क्या बताया था साहिल ने? कुछ नहीं, बोल रहा था कि मैं शादी में आया था। मैंने पूछा था भैया इतने लेट कैसे आप 4 बजे सुबह? मैं शादी में आया था तो आपके बुलंदशहर जनपद में थाना पहासू अंतर्गत एक गांव है, जिसमें उसकी अभियुक्त साहिल की रिश्तेदारी बताई जा रही है। वहां से दिल्ली पुलिस, चूँकि 302 में वहां से वांटेड था, तो उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है
और थाना पहासू में उसका दाखिला करने के बाद दिल्ली पुलिस वहाँ से ले गई। दिल्ली में साहिबाबाद डेयरी के नाबालिग साक्षी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेना से 5:15 बजे उसकी बुआ के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे थाने में आमद कराया। आमद कराने के बाद में पहासू के सामने स्वास्थ्य केंद्र में उसकी डॉक्टरी कराई गई है। और साहिल जो हिंदू बन के वहाँ रह रहा था, अब देखना ये होगा कि जो पुलिस उसको ले जा पाती है। और हालांकि कई जनों ने उसके लिए फांसी का मांग किया, देखना ये होगा कोर्ट उसको किस तरह की सजा सुनाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको बता दें कि साक्षी मर्डर केस में बड़े खुलासे हुए हैं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि साथ ही साथ इस केस पे अब लव ट्रायंगल का भी एंगल सामने आ रहा है। लव ट्रायंगल की वजह से बताया जा रहा है कि साक्षी की हत्या की गई है। साहिल नाम के एक व्यक्ति ने उसकी धारदार हथियार से हत्या की है। हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 16 बार चाकू से उस पर वार किए गए थे। साक्षी पर 16 बार जो है चाकू से हमला किया गया था। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें देखा जा रहा है कि किस निर्मम तरह से वो उसकी हत्या कर रहा है, उसको मार रहा है और साथ ही साथ एक पत्थर से उसका सर भी कूच दे रहा है, सर पर उसके पत्थर मारता है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मामला सामने आया साक्षी मर्डर केस को लेकर के, पूरा देश इससे हिल गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर के, क्या कुछ अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के शाहबाद डेयरी का इलाका है। वहां पर एक लड़का इस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करके उसकी हत्या कर देता है। बताया जा रहा है कि इसमें कोई लव ट्रायंगल का जो मामला है वो सामने आ रहा है। लड़की कई दिनों से लड़के के संपर्क में थी, लेकिन उसके बावजूद बीच में कुछ अनबन होने के बाद लड़के ने उसको ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। लड़की किसी जन्मदिन पर परिचित के जन्मदिन के लिए घर से निकली थी और रास्ते में इस लड़के ने रोककर कम से कम उसपे 16 बार चाकू से वार किया और उसके बाद भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर, पेट पर मार मारकर उसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जिस समय वो इस घटना को अंजाम दे रहा था तो वहां से हजारों लोग निकल कर जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी, एक व्यक्ति ने जहमत उठाकर उसको रोकने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। जी प्रवेश, जिस तरीके से अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और बड़े बड़े खुलासे उसमें हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ पुलिस नजर जमा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये खुलासा हुआ है कि लड़की के ऊपर 16 बार चाकू से वार हुआ है, तेज धार से वार हुआ है और जिसके बाद कम से कम 10 चाकू जो है उसके पेट में मारे गए हैं और 6 चाकू जो है उसके गर्दन पर मारे गए हैं और उसकी जो मौत हुई है वो गर्दन पर चाकू लगने के कारण हुई है। लेकिन इतना ही नहीं, लड़के ने जब भारी पत्थर से उठाकर उसके सर पे वार किया तो बताया जा रहा है कि उसकी सर की हड्डियां भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है वो टूट चुकी है, जिसके कारण उस लड़की की मौत पहले ही हो चुकी है। जी प्रवेश, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो साहिल है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अभी तक उससे पूछताछ कर रही है। क्या कुछ अभी तक खुलासा हुआ है, क्या कुछ अभी तक साहिल ने बताया है, कबूला है? जी देखिए, साहिल दिल्ली से भागकर बुलंदशहर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे रुक गया था, जहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक बात करें खुलासे की तो पुलिस ने अभी जो है सिर्फ उसको गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ कर रही है। कोई खुलासा मैं कहूँ पुलिस के द्वारा अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि लड़का काफी समय से लड़की को जानता था। वो एक एसी मैकेनिक है, एसी और फ्रिज को वो ठीक करने का कार्य करता है और उसके मकान मालिक का बयान भी आज सुबह ही सामने आया है, जिसपे उसके व्यवहार को लेकर जब बात की गई तो मकान मालिक ने साफ साफ बताया लड़का जो है शांत स्वभाव का था, लेकिन उस दिन वो कैसे उग्र हुआ ये कहना मुश्किल है। जी प्रवेश, ये भी बात सामने आ रही कि लड़के ने अपनी पहचान को छुपाने के लिए भी, जिसकी वजह से लव जिहाद का मामला भी दिखाई देने को एक मिल रहा है कि उसने अपनी पहचान हिंदू दिखाने के लिए हाथ पे कलावा बांधता था। एक दो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो रुद्राक्ष पहने नजर आ रहा है। क्या कुछ है इसको लेकर के, कोई जानकारी है अभी तक? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, साक्षी की मौत के बाद इसको जो है राजनीतिक रूप दिया जा रहा है या सबसे बड़ी बात कहूँ कि इसमें धर्म का एंगल दिया जा रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि लड़का फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इस तरीके की फोटो जरूर पोस्ट करता था जिसमें वो
रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, या ये कहें कि उसने कलावा बांधा हुआ है। लेकिन अभी ये खुलासा होना, अभी रिपोर्ट पुलिस इस पर फैसला करेगी, पुलिस इसकी जांच करेगी। ये पुलिस खुलासा करेगी कि लड़के ने ये सारी जो घटना को जी अंजाम प्रवेश, दिया है वो जानबूझ के दिया है या किसी के जी प्रवेश, साजिश आपको तहत बीच दिया में है, रोकना या चाहेंगे। हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपसे जानेंगे बुलंदशहर से जिस तरीके से साहिल को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहना है अभी तक पुलिस की तरफ से? जी अनिल, आपने आपको अनम्यूट कर लें। देखिए, जनपद बुलंदशहर की अगर जो बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जो दिल्ली का जो मुख्य आरोपी था साहिल, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने कल अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के पहाड़ू थाना क्षेत्र के अटेन्ना से गिरफ्तार कर लिया है। अगर साहिल जो अपनी बुआ के यहाँ आके बताया जा रहा है कि जो सुबह 4 बजे आया था और 4 बजे के आने के बाद में वो घर में ही आके अपनी उसने जो उसकी बुआ के जो बच्चे हैं उन्होंने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनसे पूछा कि भाई इतनी जल्दी आप कैसे आए? तो उसने जो उनसे झूठ बोला कि मैं एक शादी में से आया हूँ और शादी में आने का बहाना लगा के वो वहाँ घर पे रह गया और घर पे वो सो रहा था। और दिल्ली पुलिस को जिस तरह से अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने किसी को भी ना बताया, जनपद बुलंदशहर के किसी भी थाने को भी बिना सूचना दिए उसने एक बहुत ही उसके साथ उसको गिरफ्तार किया है। और बाद में जब जो पहासू की थाना पुलिस है उसमें उसने आमद कराई है गिरफ्तार करने के बाद में, क्योंकि दिल्ली की पुलिस ने किसी को बताना उचित नहीं समझा था कि ना, अगर किसी को बताने के बाद में कोई हो सकता है कि अगर पता बढ़ जाती तो हो सकता है कि वो जो मुख्य आरोपी था वो फरार हो जाता। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो जब वहां के लगातार उसकी काफी पुलिस के साथ में उसकी वहाँ की डॉक्टरी भी कराई गई है, हेल्थ चेकअप भी कराया गया था, काफी उसकी सिक्योरिटी के साथ उसको लेके हेल्थ चेकअप पास थाना में आमद भी कराई है। उसको आमद करने के बाद में वहां से लेके गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि जो उसने कहीं ना कहीं इस मामले में लव जिहाद का मामला सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उसकी बुआ का लड़का है जो अमन, जिससे हमारी बात हुई थी, उसने बताया कि उसने हाथ में अपने में कलाया बांध रखा था, नाल में रुद्राक्ष भी उसने पहन रखा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लव जिहाद की बात कही जा रही है, अब रही बात जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, जिस तरह से हैवानियत की हद को पार किया है, तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस उसको कस्टडी में ले जाने के बाद में किस तरह के राज उगलवाती है कि आखिरकार किसी की सतह पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मामला है कि जिस तरह से जिस हैवानियत की हद उसने पार की है, लगातार 40 बार वार करना चाकुओं से और फिर पत्थरों से वार करके उसके निशानदेही को उसको जो चेहरे को छिपाना कि जिससे कि पता न चल पाए कि वही लड़की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उसने हैवानियत की हद पार की है। तो हालांकि अगर बात की जाए लोगों को, जो स्थानीय लोग जब अटेन्ना से पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको बाद में जब पता चला है तो उनका कहना, उन लोगों का भी, गांव ग्रामीणों का भी कहना था कि जिस तरह से इसने हैवानियत की हद पार किया, अगर गांव के लोगों को पहले से पता होता तो हो सकता है गांव के लोग उसको वहीं ना मार डालते, लेकिन पुलिस ने किसी को सूचना नहीं दी है दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस ने जाके उसको सोते हुए को घर में से दबोचा है। और उसके जो उसकी बुआ का लड़का उससे बात हुई, हमने उससे बहुत बात जी अनिल, जिस तरीके से आपने बताया कि आप बुलंदशहर गए थे, वहां पर जहां से उसको अरेस्ट किया गया है वहां पर आप पहुंचे थे, आपने वहां लोगों से बात की, क्या कुछ कहना है, उनकी राय क्या है साहिल को लेकर के? किस तरह का वो इंसान था जिसने इस हैवानियत को अंजाम दिया है? वो किस तरह का इंसान था? क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है उन लोगों की साहिल पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के अगर लोगों की बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर की जो उसकी खुद बुआ का जो लड़का है, उसकी बुआ का लड़का ये था कि यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ आज से करीब 7 साल पहले आया था और उसके बाद में सिर्फ आज आया है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि ये मुझे पता नहीं है कि हमारे जो मेरी मम्मी है, क्योंकि उस लड़के के जो उसकी जो फूफा है वो पहले ही खत्म हो चुके हैं, उसकी सिर्फ बुआ यहाँ मौजूद रहती थी, जो उसकी जो बुआ की लड़की है वो उनकी शादी हो चुकी थी और वो लड़का था। उसका कहना ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ ये दूसरी बार आया 7 साल में, लेकिन ये जो साहिबा डेयरी में वहाँ ये फ्रिज सुना था कि फ्रिज का काम, फ्रिज और कूलर वॉशिंग मशीन बनाने का काम करता है। तो जिस तरह से उसने बताया कि ये इसके हाथ में कलाया बांधा हुआ था और रुद्राक्ष इसने पहना हुआ था, और तो हम लोगों को आया तो हमने भी सोचा था कि जिस तरह से आपने बताया कि तमाम जो जानकारी सामने आ रही है, अभी हम रुख करेंगे प्रवेश की तरफ, हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज जो है साहिल को कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, उसको लेकर के क्या कुछ आज कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जब पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और जाहिर सी बात है कि आज जब वो कोर्ट के समक्ष पेश होगा तो पुलिस सबसे पहले जो है सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश करेगी और उसके बाद उसकी रिमांड की मांग करेगी और कोर्ट आज
कोर्ट उस रिमांड को मानेगा भी, क्योंकि साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उस लड़के ने उस लड़की पर 16 बार चाकू से वार किया है, उसके बाद भारी पत्थर से मारकर उसकी मौत को घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जब कोर्ट इस चीज को देखेगा और रिमांड देगा, तो रिमांड के बाद पुलिस जो है घटना स्थल पर ले जाकर दोबारा से उस सीन को रिक्रिएट करेगी और वहां से सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी अहम कड़ी इस मामले में जो है सीसीटीवी फुटेज ही है। जी प्रवेश, जिस तरीके से साक्षी की निर्मम हत्या की गई, साक्षी के परिजनों का अभी तक क्या मांग है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, उनके पिताजी का बयान जरूर आया है। साक्षी के पिता का साफ साफ कहना है कि मेरी लड़की तो चली गई है और जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, तो मैं तो एक ही मांग करता हूँ कि लड़के को फांसी दे देनी चाहिए और एक जान के बदले उन्हें जान चाहिए। ऐसा बयान उनकी माँ की तरफ से भी आया है। उनकी माँ ने भी एक बात साफ साफ बोली है कि मेरी बेटी 17 साल की थी, अभी उसने जिंदगी के नए कदम रखे थे, आने की नई खुशियां आनी थी, लेकिन उससे पहले उस लड़के ने उसकी निर्मम हत्या कर दी है। तो मुझे तो सीधा सीधा उस लड़के की फांसी चाहिए, या अगर हो सके तो कोई ऐसा कानून हो जिससे कि उसको जो है मौत की सजा सुनाई जाए, तो ताकि जो है हमारी लड़की की जो मौत हुई है उसका ये कह सके कि हमें कुछ शांति मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि साक्षी की निर्मम हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 16 बार चाकू से उस पर वार किया गया था। और आपको बता दें कि जो आरोपी साहिल है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें लव ट्रायंगल का भी मामला जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लव जिहाद का भी एंगल जोड़ा जा रहा है, राजनीतिकरण भी किया जा रहा है इसका। आपको बता दें कि लव ट्रायंगल की वजह से भी साक्षी की हत्या का वजह बताई जा रही है। तो कुछ का कहना है कि राजनीतिकरण किया भी जा रहा है और इसमें लव जिहाद का एंगल भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बहुत ही निर्मम तरीके से उसने साक्षी पर हमला किया था और जो सबसे अहम बात वो ये थी कि वहाँ जो आसपास लोग गुजर रहे थे, उन्होंने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, वहाँ से गुजरते चले गए ऐसे कि जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात थी। तो आप देख सकते हैं वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पिछले 1-2 दिनों से जो है सर्कुलेट हो रहा है और किस तरह से लोगों में आक्रोश भी व्याप्त हो रहा है। इसी के बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें, मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक 10 साल की बच्ची पर पिटबुल ने हमला किया है। आपको बता दें कि पिटबुल डॉग ने बच्ची को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। पिटबुल डॉग ने एक बच्ची पर हमला किया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर पिटबुल ने हमला किया है। बच्ची को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकुमार नाम के शख्स का बताया जा रहा है पिटबुल डॉग। राजकुमार नाम के एक शख्स का पिटबुल डॉग था जिसने उस बच्ची पर हमला किया है। मेरठ में पहले भी पिटबुल के हमले की खबरें आ चुकी हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जाग रहा है। आपको बता दें कि कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के वैष्णो धाम कॉलोनी का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पिटबुल डॉग ने 10 साल की बच्ची पर हमला किया है। आपको बता दें कि 10 साल की बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला किया। तो मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिटबुल डॉग ने बच्ची को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला किया। बच्ची को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। राजू, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं और पिटबुल का मामला सामने आया जिसने एक बच्ची पर हमला किया है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए पूरा मामला थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के सरदाना रोड स्थित वैष्णो धाम कॉलोनी का है, जहां पर सुधीर मलिक जो सिपाही है उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी 10 वर्षीय बेटी कल देर शाम घर के बाहर साइकिल चला रही थी। इसी दौरान पड़ोसी राजकुमार अपने जो पिटबुल कुत्ता है उसे घुमा रहे थे और उसने इस दौरान बच्ची पर हमला बोल दिया। लगभग 6 बार उस पर बच्ची पर वार किया। जब बच्ची रोई चिल्लाई तो आसपास के जो लोग थे वो एकत्रित हुए और उन्होंने लाठी डंडों से कुत्ते को मारकर उसे वहां से भगाया और बच्ची को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। पर आनन फानन में बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार फिलहाल चल रहा है। पीड़ित परिवार ने राजकुमार के खिलाफ
संबंधित थाने में शिकायत दर्ज की है, कार्रवाई की मांग की है कि आखिर जब नगर निगम द्वारा पहले ही स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंस लेना होगा कुत्ता पालने के लिए, उसके बाद भी बिना लाइसेंस के कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं और उनकी निगरानी भी सही तरीके से नहीं की जा रही है। जिस तरह से पिटबुल ने कल बच्ची पर हमले किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि कुत्ते कितने खूंखार हो चुके हैं। आपसे पहले भी मेरठ में पिटबुल कुत्ते के हमले के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कई बच्चियों की जान भी जा चुकी है और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है वो जागने का काम नहीं करता है। नियम है कि नगर निगम बाकायदा पूरी मॉनिटरिंग करेगा पूरे जनपद की और देखेगा कि कहां कहां पर कौन कौन लोग डॉग को पाल रहे हैं। बाकायदा उनकी जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो की जानी है, लेकिन नगर निगम भी सोया हुआ है, जागने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा रहा है, बच्ची जो है बुरी तरह से कराहती हुई दिखाई दे रही है। अभी उसकी क्या हालात बने हुए हैं, क्या कुछ डॉक्टरों का भी कहना है? अभी जो बच्ची की हालत बताई गई है वो खतरे से बाहर बताई गई है। फिलहाल बच्ची का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये घटना सामने आई है पिटबुल डॉग के हमले की, उससे जो कॉलोनी में है वो खौफ फैला हुआ है। लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि जब कॉलोनी होती है तो वहां पर जो बच्चे हैं वो खेलते हैं और अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएगी तो कौन अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने देगा, क्योंकि उससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिससे पिटबुल कुत्ते के हमले में कई बच्चे मौत का भी शिकार हो चुके हैं और कई गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। लेकिन जो जिम्मेदार है राजू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो पिटबुल डॉग था जिसने उस बच्ची पर हमला किया गया है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अभी भी उस कुत्ते को खुला छोड़ा रखा है? कोई कार्रवाई की गई है? क्या उसको कैद कर लिया गया है? कोई डॉग स्क्वाड वहां पर आया है जिसने उस कुत्ते को लिया है, रिसीव किया है, कैद किया है? कोई भी खबर इसको लेकर के है? बिल्कुल, देखिए डॉग है पिटबुल, उसको अभी उसके मालिक में रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करने की बात कही गई है। फिलहाल जो बच्ची है उसका उपचार कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पहले जब बच्ची स्वस्थ होनी चाहिए, उसके बाद जो जांच के बाद जो संबंधित कार्रवाई है वो नगर निगम और पुलिस मिलकर करेगी, क्योंकि अब से पहले भी लगातार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक भी किसी भी मामले में सामने नजर नहीं आई है, जिसके कारण ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने भी स्पष्ट किया है कि जितने भी डॉग पालक है उनको भी बाकायदा नोटिस दिया जाएगा कि वो संबंधित अपने जो डॉग है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराए, उसकी जानकारी पूरी जो है जिला प्रशासन को दे। उसके बाद ही जो खतरनाक डॉग नहीं है उनको पाल सकते हैं। जो जी राजू, बहुत आपने जिस तरह से बताया कि तमाम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एक पिटबुल डॉग ने एक 10 साल की बच्ची पर हमला किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्ची जो है दर्द से करहा रही है और वो अभी तक अस्पताल में भर्ती। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वो बच्ची अभी खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि बच्ची जो है घर से बाहर खेल रही थी, तभी जब पड़ोसी के कुत्ते ने, पिटबुल डॉग ने उस पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि बच्ची को उपचार के लिए अभी तक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऐसी घटनाएं जो है लगातार मेरठ जिले से ही सामने आ चुकी है, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसकी वजह से इन घटनाओं पर अभी कोई ब्रेक लगाया जा सके। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें सहारनपुर से खबर, जहां पर मिहिर भोज को लेकर के तनाव जारी है। राजपूत और गुर्जर आमने सामने आ गए हैं। इसको लेकर के राजपूत और गुर्जर आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट सेवाएं बंद करके धारा 144 लागू करनी पड़ गई। तो मामला इतना बढ़ गया कि इंटरनेट को बंद करना पड़ा और धारा 144 लागू करनी पड़ गई। गौरव यात्रा का राजपूत समाज ने विरोध किया था। मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में भड़काऊ पोस्ट डालने के लिए एक्शन भी लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे सहारनपुर में, जहां पर गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने आ गया। गौरव यात्रा को लेकर के
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था राजपूत की तरफ से। मामला इतना बढ़ गया कि इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ गई और धारा 144 लागू करनी पड़ गई। इंटरनेट सेवाएं बंद करके धारा 144 लागू की गई। पुलिस प्रशासन जो है वो नाकेबंदी भी कर रहा है। गौरव यात्रा का राजपूत समाज ने विरोध किया था, जिसके बाद मामला बढ़ गया। मिहिर भोज को लेकर के तनाव अभी भी जारी है। तो सहारनपुर में मिहिर भोज को लेकर के जो तनाव है वो जारी है। राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर 9 के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद करके धारा 144 लागू की गई। गौरव यात्रा का राजपूत समाज ने विरोध किया था। तो गुर्जर समाज की तरफ से गौरव यात्रा निकाली जा रही थी, जिसको लेकर के राजपूत समाज ने विरोध किया था, जिसके बाद मामला बढ़ गया। राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आ गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लेना पड़ा गया और आपको बता दें कि इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ गई और धारा 144 लागू की गई। जनपद में कानून व्यवस्था को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। जनपद में 10 कंपनी पीएससी पुलिस बल, साथ ही जनपद की और आसपास के जनपदों की भी पुलिस बल तैनात की गई है। मेरी सभी से विनम्र निवेदन है कि रोज की बातें अपनी दिनचर्या को करें। कहीं भी किसी प्रकार की जन सामान्य को अगर कोई आपत्तिजनक समस्या आती है तो तत्काल पुलिस को 112 पर सूचित करें। मेरा यह भी निवेदन है कि जनता के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है प्रशांत, देखा जा सकता है कि गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने आ गया। मामला इतना बढ़ गया कि इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ गई। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? जी बिल्कुल, छत्रपति सम्राट मिहिर भोज को लेकर जिस प्रकार से खासकर कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के ठाकुर और गुज्जर बहुल्य गांव में कहीं ना कहीं एकाएक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, यह प्रशासन के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात करूं तो कल प्रशासन द्वारा कल की जो कार्यक्रम को देखते हुए, गुज्जर गौरव यात्रा को देखते हुए सहारनपुर में धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नुकुड़ में जिस प्रकार से गुज्जर समाज के लोगों ने एकाएक अपनी भीड़ इकट्ठी की और जमकर नारेबाजी की, वो प्रशासन की जो व्यवस्था को धराशायी करता जरूर नजर आया। इसके उलट उधर ठाकुर समाज के लोग भी सहारनपुर में कई स्थानों पर सड़कों पर उतर आए, लगातार जाम लगा दिया गया, कई स्थानों पर यहाँ पर भी नारेबाजी की गई। मामला तनावपूर्ण होता देख, जातीय रूप होता देख प्रशासन द्वारा आनंद में यहाँ पर इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं और लगातार पुलिस और जो खुफिया विभाग के आला अधिकारी हैं मॉनिटरिंग किए गए हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी सिर पर है और सरकार किसी भी जातीय या इस प्रकार के मामले को कहीं न कहीं होने से पहले ही रोक देना चाहती है। जी प्रशांत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ गई, क्या कुछ वजह है? क्या किस विवाद जिसने इस इतने बड़े विवाद को शक्ल ले ली, क्या वजह थी जिस वजह से ये विवाद शुरू हुआ था? बिल्कुल, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सम्राट मिहिर भोज पर आधिपत्य को लेकर ठाकुर और जो गुज्जर समाज के लोग हैं लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ पंचायतों और सभाओं का दौर लगातार यहाँ पर पश्चिम यूपी के कई जनपदों में जारी है। और सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर गुज्जर और ठाकुर बहुल्य जनपद माना जाता है और नुकुड़ बैठ तो पूरी गुज्जर बहुल्य मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ बताया जा रहा है कि विपक्ष की जो नेता है उनके द्वारा इस मामले को कहीं ना कहीं हवा दी गई, सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया, लेकिन उधर सरकार भी पूरे मामले को पेचीदा थी। खुफिया विभाग का बाकायदा अलर्ट था, इनपुट था कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के बहाने माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो सहारनपुर के एसएसपी और डीएम तो उन्होंने इसको मामले को होने से पहले रोक दिया। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गौरव यात्रा का राजपूत ने विरोध किया था, जिसके बाद पूरा मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया।
इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर जम्मू कटरा जा रही बस खाई में गिर गई है। माता वैष्णो देवी जा रही थी बस। हम जम्मू से खबर आपको बता दें, जहां पर अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिर गई है। गहरी खाई में गिरने से अब तक 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 75 श्रद्धालु। माता वैष्णो देवी धाम जा रहे थे सभी श्रद्धालु। जम्मू से खबर है जहां पर अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिरी। गहरी खाई में गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 75 श्रद्धालु। माता वैष्णो देवी जा रही थी, सभी श्रद्धालु ये बस जा रही थी जब कटरा जा रही बस खाई में जाकर गिर गई। गहरी खाई में गिरने से अब तक 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 75 श्रद्धालु। माता वैष्णो देवी धाम जा रहे थे सभी श्रद्धालु। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से एक बस जो है श्रद्धालुओं से भरी जो है खाई में गिर गई, जिसमें अभी तक 10 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप भारत हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, जिस तरीके से अब पूरा मामला क्या है, जिस तरीके से देखा जा रहा है तस्वीरों में एक बस जो है खाई में गिर गई, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये मामला आज सुबह का बताया जा रहा है। ये यात्री बिहार से एक बस वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए निकली थी, जो सुबह जज्जर कोटली के पास एक गहरी खाई में गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है ड्राइवर अनियंत्रित होकर बस उससे संभल नहीं पाई और बस की स्पीड भी ज्यादा बताई जा रही थी, जिसके बाद बस खाई में जा गिरी। और इस समय वहाँ मौजूद जो एनडीआरएफ की टीम है और आर्मी वहाँ बचाव का कार्य कर रही है। जो अभी जो सीएम का बयान सामने मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा का ऐलान किया है। वहीं 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी मौत का और आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। तो जो 30 से ज्यादा लोग हैं उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया। अस्पतालों के अंदर सभी सुविधाएं देने के लिए सीएम ने निर्देश जारी कर दिए। एलजी जो वहाँ के जो एलजी है उन्होंने भी कहा है कि घायलों को तुरंत इलाज कराया जाए और नजदीक के अस्पताल में तमाम तरह की सुविधाएं उनको दी जाए। फिलहाल अभी उनका इलाज जारी है और अभी आंकड़ा मौत का और भी बढ़ सकता है। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बस में करीब 75 श्रद्धालु जितने वो सवार थे, जिसमें से अभी तक 10 की मौतें सामने आई हैं। क्या ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा और जो लोग घायल हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, किस तरह से उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है? इस समय आर्मी के जवान वहाँ मौजूद है और आर्मी का जो ट्रक है, आर्मी की एम्बुलेंस, उसी के अंदर घायलों को लिया जा रहा है, क्योंकि आर्मी खुद ही वहाँ पे मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से बस में काफी यात्री जो थे काफी मात्रा में सवार थे। पहाड़ से बताया जा रहा है कि गोल घुमाव के कारण जब बस में घुमाव काटा तो भारी भीड़ होने के कारण बस का अनबैलेंस बिगड़ा और बस खाई में जा गिरी। फिलहाल जो आर्मी गाड़ियों के अंदर ही जो घायलों को लेके जा रही है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कुछ बस जो है वो अभी क्रेन बुलाई गई है और एक मशीन बुलाई गई है जो बस को काटना पड़ेगा। कई लोग अभी और भी नीचे दबे हुए हैं, उनको भी निकाला जा रहा है, इसलिए मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू में अमृतसर से कटरा जा रही एक बस जो है वो खाई में गिर गई है। श्रद्धालुओं से सवार ये बस थी। गहरी खाई में गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 75 श्रद्धालु। जब ये बस जो है जाकर के खाई में गिर गई, बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर जो है स्पीड में चला रहा था, जिससे अनियंत्रित हो गई बस और जाकर के खाई में गिर गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।